अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज के दिन का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, फेमस अमेरिकन ऑथर मार्क ट्वेन ने कहा था कि जो शख्स पढ़ सकता है लेकिन फिर भी नहीं पढ़ता वो अनपढ़ आदमी जैसा है। और आजकल हमारे माशरे में तालीम हासिल करने का रुझान तो बढ़ गया है। लोग स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद वाकई पढ़े लिखे लोग कम हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि हमने किताबों से दोस्ती ख़त्म कर दी है। और किताब दरअसल किसी इंसान का दिमाग होती है। जब आप किताबें पढ़ते हैं तो आप इसके ख़यालात को समझते हैं और आपकी सोच बेटर होती जाती है। किताब हमें माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में सिखाती है, अच्छे और बुरे में फ़र्क बताती है और हमें अच्छे अखलाक सिखाती है। और अगर हम किताबों से दूर हो जाएं तो मुआशरे में बुराइयां बढ़ती हैं, जैसे बदअखलाकी, शिद्दत पसंदी और अदम बर्दाश्त। और किसी भी कौम की तरक्की इसके रहनुमाओं और पढ़े लिखे लोगों पर होती है। हम सिर्फ उन पढ़े लिखे लोगों को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि पढ़े लिखे लोग सिर्फ डिग्री लेकर रुक गए हैं और किताबें पढ़ना छोड़ दिए। असल में होना ये चाहिए था कि पढ़े लिखे लोग दूसरों की रहनुमाई करते, मगर हम ऐसा नहीं करते। और किताबें इंसान में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अच्छा किरदार पैदा करती हैं, लेकिन हमने उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर दिया। और आजकल वैसे भी सोशल मीडिया की वजह से लोगों की जो बुक रीडिंग की आदतें थी वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। तो अब ज़रूरी है कि हम किताबों को अपना बेहतरीन दोस्त बनाएं और बाकायदगी से पढ़ने की आदत डालें। और आज के दौर में अगरचे डिजिटल दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, लेकिन वो कभी भी किताबों का असल मुतबादिल नहीं हो सकती। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मगरिबी ममालिक में आज भी किताब पढ़ने का रुझान बहुत ज़्यादा मौजूद है और यही इनकी तरक्की और कामयाबी का राज भी है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। और आजकल की वर्किंग वुमेन सुबह से शाम तक ऑफिस के साथ साथ घर के काम भी संभालती हैं और इस भाग दौड़ में अपनी सेहत और डाइट पर ध्यान देना अक्सर मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर औरतें या तो नाश्ता छोड़ देती हैं या फिर जल्दी में प्रोसेस फूड, जंक फूड पर गुजारा कर लेती हैं। लेकिन एक बैलेंस डाइट इनकी तवानाई, सेहत और खूबसूरती दोनों के लिए ज़रूरी है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं मरियम सरफराज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मरियम, जो औरतें जॉब करती हैं और मैरिड भी हैं और साथ साथ वो ऑब्वियसली घर भी संभालती हैं, तो सुबह सुबह जब उठती हैं उन्होंने सबको भी नाश्ता देना होता है, अपने लिए भी नाश्ता बनाना होता है। तो कभी कभी तो वो अपने लिए नाश्ता बनाती नहीं है, वो करती नहीं है नाश्ता, और फिर कभी ऑफिस जाके बाहर से कुछ मंगवा लेती हैं, जंक फूड या कोई ऐसी चीज़। तो ये बताइए कि नाश्ता कितना इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए उनके नाश्ते में? नाश्ता जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे होता है, क्योंकि उसके बाद आपने डे का स्टार्ट लेना होता है और आपकी एक आगे हेक्टिक रूटीन होती है। और ये बात ठीक है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में औरतें ख़ुद को सबसे पीछे रखती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए उनको चाहिए कि वो जल्दी तैयार हो जाने वाले नाश्तों को चूज़ करें, जिसमें वो अंडे ले सकती हैं या फिर वो ओट्स तैयार कर सकती हैं, जो जल्दी भी तैयार हो जाते हैं और फुल ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वर्किंग वुमेन की जो लाइफस्टाइल है, मतलब उसमें बहुत अनहेल्दी वेज में कंट्रीब्यूट कर रही हैं? अनहेल्दी वे में यही कंट्रीब्यूट कर रही हैं। एक तो वो अपना ध्यान नहीं रखती, प्रॉपर वॉक या एक्सरसाइज को रूटीन में नहीं शामिल किया जाता। अगर वो उनका काम ज़्यादा बैठ के करने वाला है तो हल्की फुल्की वॉक को भी शामिल करना चाहिए और अपनी डाइट को बैलेंस रखना चाहिए ताकि कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से बचा जा सके। ठीक है। अच्छा मरियम, ये बताएं कौन सी चीज़ें नाश्ते में बिल्कुल भी नहीं उनको खानी चाहिए? नाश्ते में ऑब्वियसली आपको सारा घर की ही बनी हुई चीज़ें लेनी चाहिए। प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड या फास्ट फूड को तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम्स नहीं लेनी चाहिए या बहुत ज़्यादा तेल में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फुल ऑफ न्यूट्रिशन डाइट लेनी चाहिए और ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जो आपको डाइजेस्ट भी इजीली हो जाए और आपको अच्छी न्यूट्रिशन भी। अच्छा, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी बताएं। नाश्ते के लिए तो अंडे बेस्ट ऑप्शन होते हैं। ठीक है, बॉइल्ड एग्स, बॉइल्ड एग ले लें, आप ऑमलेट बना सकते हैं, आप स्क्रैम्बल बना सकते हैं। उसके साथ आप होल ग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओट्स ले सकते हैं, ओट्स को आप दूध में बना लें, उसके साथ आप कोई नट्स या फ्रूट ऐड कर लें, तो ये एक बेस्ट ये मील ऑप्शंस हो जाती हैं।
ठीक है। अच्छा ये बताएं कि लंच के लिए क्या चीज़ें सबसे सही हैं, लंच में उनको क्या चीज़ लेनी चाहिए? लंच जो है वो ऐसा होना चाहिए जो डाइजेशन में लाइट हो लेकिन न्यूट्रिएंट्स में हैवी हो, इजीली डाइजेस्ट हो जाए, और जो उस टाइम काम के दौरान जो एक शुगर लेवल ड्रॉप हो रहा होता है उसको भी स्टेबलाइज करे। तो उसके लिए उनको चाहिए कि प्रोटीन और फाइबर को ज़्यादा उस टाइम ऐड करें। उसमें वो घर से छोटी सी रोटी ला सकती हैं अपने साथ, उसको अलॉन्ग विद दालें बहुत अच्छा सोर्स हैं प्रोटीन का, दालों के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं। या अगर उनके लिए बहुत मुश्किल है तो वो बहुत अच्छा सा सैलड बोल रेडी कर सकती हैं, उसमें चिकन और चिकपीस वगैरह ऐड करके वो एक प्रॉपर मील बन जाता है। और कोशिश करें कि सैलड्स और फ्रूट्स को ज़रूर ऐड करें अपनी डाइट में, वो डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। अच्छा मरियम, अगर आपको एक चार्ट बना के देना हो, कोई वर्किंग लेडी आपके पास है जिसके पास इतना टाइम भी नहीं होता सुबह उठ के कि वो अपने लिए एक प्रॉपर नाश्ता या मील बना सके, तो क्या क्या चीज़ें आप उसमें लाजमी ऐड करेंगी और क्या क्या चीज़ें आप उनको कहेंगी कि बिल्कुल अवॉइड करें, और किस तरह ऐड करेंगी? जैसे फ्रूट्स है तो उसका कितना पोर्शन होगा, किस टाइम वो लेंगी? इसमें ये है कि नाश्ते में जैसे मैंने बताया कि एग्स, आप बॉयल्ड एग होने में तो कोई टाइम नहीं है, वो तो आप बहुत इजीली क्विक बना सकते हैं, और एग्स को ज़रूर लें नाश्ते में। आप 2 बॉयल्ड एग के साथ होल ग्रेन ब्रेड ले सकती हैं, या मैंने जैसे पहले बताया आप ओट्स बहुत पैक्ड विद न्यूट्रिशन होते हैं, तो आप ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें नट्स या फ्रूट ऐड कर लें। उसके बाद मिड मॉर्निंग के लिए आप अपने साथ कोई फ्रूट रखें, जैसे बनानाज या एप्पल्स हैं, वो 4 सीज़न अवेलेबल होते हैं और वो इजी टू कैरी हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और लंच में आप इसी तरह प्रोटीन और फाइबर के साथ छोटी रोटी ले सकते हैं, और या फिर आप अगर आपके पास कोई बहुत अच्छे घर में आपने कबाब, ये आपको मील प्रेप थोड़ी अगर आप पहले कर लें, कोई अच्छे कबाब बना के आपने रखे हुए हैं, आप वो उसका रोल बना के रख सकते हैं। वैसे जो यूजुअली जो हमारे फ्रीजर्स हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड्स होते हैं, जैसे नगेट्स हैं या कबाब हैं, ये सारी चीज़ें, तो उनकी जगह जो हम खुद घर में बनाते हैं और वो हम फ्रीज कर लेते हैं, वो भी क्या अनहेल्दी है? नहीं, वो अनहेल्दी नहीं है, उसमें ये है कि वो अब उसका और प्रोसेस फूड का तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपने अपने अच्छे इंग्रेडिएंट से बनाई होती है और साफ़ सुथरे तरीके से बनाई होती है, तो उसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप चिकन को या मीट को मैरिनेट करके रख सकते हैं, और आप कबाब बहुत अच्छी ऑप्शन होते हैं, उसमें आप पोटैटो के बना सकते हैं, दाल के बना सकते हैं, या फिर आप चिकन के कबाब्स बना सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी मील प्रेप है जो अगर आप थ्रू आउट द वीक में कोई एक दिन निकाल लें और उसमें करके रख लें तो बहुत ईजी रहता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा स्पाइसेस का बताएं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं, तो क्या ये सेफ़ है हमारे लिए? हर चीज़ मॉडरेशन में होनी चाहिए, ज़्यादा स्पाइसेस और ज़्यादा सॉल्टी फूड तो बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, वो ऑब्वियसली उसके हमारे हेल्थ पे बहुत बुरे असरात होते हैं। तो मॉडरेशन में ही हर चीज़ अच्छी रहती है, मॉडरेट स्पाइसेस वाला खाना ही खाना चाहिए, उससे नहीं तो फिर हार्ट बर्न और स्टमक के भी इश्यूज़ हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा आपने स्टमक इश्यूज़ की बात की है, तो जो लोग पूरा दिन बैठ के काम करते हैं, 9 to 5 करते हैं, उनको थोड़ा वेट कंट्रोल करने में भी मसला होता है, क्योंकि पूरा दिन बेशक वो इतना नहीं भी खा रहे, क्योंकि वो खा के बैठे रहते हैं और इतनी एक्टिविटी नहीं है, 9 to 5 कर रहे हैं, तो उस वजह से ना उनको थोड़े स्टमक इश्यूज़ भी हो जाते हैं, और उसकी वजह से थोड़ा उनका ना वेट भी जल्दी गेन हो जाता है। तो एक बताएं कि उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? उसके लिए उनको रिच इन फाइबर डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि फाइबर जो है उससे आप काफ़ी देर तक फुल भी रहते हो और आपको आपकी न्यूट्रिशन भी बैलेंस रहती है। और उसके साथ दही का इस्तेमाल लाजमी करें, रायते की फॉर्म में, या आप फ्रूट्स उसमें ऐड कर लें। दही जो है वो भी आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मरियम, चाट जो है जैसे चना चाट, ये भी बहुत हेल्दी होता है? बिल्कुल बहुत हेल्दी होता है। तो क्या चीज़ है जो हम इसमें ऐड करते हैं तो हम इसको अनहेल्दी कर देते हैं? इसके अंदर बहुत ज़्यादा चटनियाँ वगैरह ऐड नहीं करनी चाहिए, और इसको सिंपल ही रखना चाहिए। आप इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर लें, मिंट ऐड करें, लेमन ऐड करें, जिससे ये हेल्दी हो जाता है और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। अच्छा ड्रिंक्स के बारे में बताएं, डिटॉक्स ड्रिंक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा उनके बेनिफिट्स भी हैं, तो ऐसी ख़वातीन जो कि जॉब्स करती हैं, वो कौन सी ईजी डिटॉक्स ड्रिंक्स हैं जो वो बना लें और फिर पूरा दिन उनको लें, और किस तरह लें, ये भी बताएं। ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। डिटॉक्स में आप ये कर सकते हैं कि आप सिंपल वाटर में क्यूकम्बर ऐड कर लें और उसमें आप लेमन ऐड कर लें, ये 2 चीज़ें आप ऐड कर लें, तो इससे आपका
बड़ा अच्छा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी रहता है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत बूस्ट होता है। और आप इसको दिन में जब भी आपने पानी पीना है, आप इसको पानी की रिप्लेसमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप एक बॉटल बना के अपने साथ ले जाएं। अच्छा, मिंट भी इसमें ऐड कर सकते हाँ हैं? जी, मिंट भी आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। मिंट, लेमन और क्यूकम्बर, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। अच्छा, इनकी लाइफ कितने घंटे तक होती है? इनको आपको चाहिए कि आप शाम से पहले इसको आप इसका इंटेक कर लें, आफ्टर योर ब्रेकफास्ट और शाम से पहले में आप ले लें, तब ये फ्रेश भी रहते हैं और इसका आपको अच्छा फ़ायदा भी हो जाता है थ्रू आउट द डे। ठीक है। अच्छा मरियम, अक्सर लोग जो दही है उसके अंदर क्यूकम्बर, ब्लूबेरीज, इस तरह की चीज़ें ऐड करते हैं, तो हाउ हेल्दी इज़ दैट, और कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं ऐड करनी चाहिए? दही जो है वो तो एज़ इट इज़ बहुत अच्छा है, आप दही को लस्सी बना के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको अंदर फ्रूट ऐड करना चाहें तो वो भी अच्छी ऑप्शन हो जाती है, क्योंकि फ्रूट के साथ उसमें और न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं और वो फुलफिलिंग भी ज़्यादा हो जाता है। तो आप उसको रायते के तौर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रूट भी ऐड करके ले सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे ऐसी ख़वातीन जो कि जॉब करती हैं, वर्किंग वुमेन हैं, वो अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें ऐड करें और क्या चीज़ें उनको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। मेरे साथ मौजूद थी न्यूट्रिशनिस्ट मरियम सरफराज। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। और व्यूअर्स, रीढ़ की हड्डी हमारे जिस्म का एक बहुत अहम हिस्सा है जो हमें सहारा देती है और हरकत करने के काबिल बनाती है। लेकिन आजकल कमर और रीढ़ की हड्डी का दर्द एक आम मसला बनता जा रहा है जो हर उम्र के लोगों को मुतासर कर रहा है। और आजकल तो हर दूसरा अफराद कमर में दर्द, अकड़ाव या टांगों में सुन्न होने जैसी शिकायत के साथ आते हैं। अक्सर लोग शुरू में इस दर्द को मामूली समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही छोटा सा मसला बाद में बड़ा भी बन सकता है। और आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मेरे साथ फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद हसनैन मुर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि सबसे कॉमन रीजंस कौन सी हैं रीढ़ की हड्डी में दर्द की? जी, अगर हम रीढ़ की हड्डी के दर्द की बात करें ना, तो इसको हम डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। सर्वाइकल को हम अलग ट्रीट करते हैं और लंबर को अलग। सर्वाइकल पेन, जिसको गर्दन का दर्द कहते हैं आमतौर पे, ये भी मोरों का दर्द होता है। अच्छा। और कमर का दर्द जो है उसमें भी मोरों का दर्द का लफ्ज़ ही इस्तेमाल होता है, लेकिन एक को अपर बैक पेन, लोअर बैक पेन के तौर पे हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब अपर बैक पेन के अंदर मेजर रीज़न्स हमारे पास क्या क्या होती हैं? प्रोलॉन्ग सिटिंग, मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल, गर्दन झुका के कोई काम करना, ज़्यादा ऊंचा पिलो लेना, बहुत ज़्यादा नीचा पिलो लेना, या आपकी पोस्टरल कोई पोजीशन ऐसी बनी रही है ज़्यादा देर तक। अगर हम निचले मोरों की बात करें, जिसको हम लो बैक पेन भी कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या होती है? प्रोलॉन्ग सिटिंग, कोई आपकी चेयर कंफर्टेबल ना होना। थर्ड वन, कोई भी किस्म का कोई ट्रोमेटिक इवेंट, कोई चोट लगी है, जो एक बड़ी मेजर रीज़न फीमेल में देखने को मिलती है, जिसकी हमारे पास कोई एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन सुनने में आता है कि लो बैक पेन सी सेक्शन के बाद भी फीमेल में बड़ी कॉमन हो जाती हैं। और उसके अलावा अगर हम यंग पेशेंट्स में देखें तो मैट्रेस अगर आपका बहुत ज़्यादा नरम है, वो आपकी स्पाइन को एज सच प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं कर रहा, वो भी एक मेजर रीज़न है आपकी बैक पेन की। ठीक है, कॉलर है, उनका भी सवाल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम माहम। वालेकुम अस्सलाम, मैं महम बात कर रही हूँ। मैं जी डॉक्टर साहब से ये पूछना है, एक कॉमन सा मसला है जो हमारे आज सबके बच्चों के साथ है, और उसमें ये है कि एक कमर के ऊपर ना छोटी सी हड्डी निकल जाती है गर्दन की पिछली साइड पे। हमारे बच्चे जो हैं वो मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उस वजह से, बैठने की वजह से, और हम लोग जो ऑफिस में काम करते हैं उन लोगों के साथ भी ऐसा होता है। जैसे मेरे साथ भी खुद ऐसा है कि कमर के ऊपर ना छोटी सी एक गोल हड्डी निकल आई है। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि इसको हम कैसे अंदर कर सकते हैं। और बच्चों में भी बहुत ज्यादा मैं देखती हूँ, नोट करती हूँ, तो ये बहुत ज्यादा गोल हड्डी इधर बाहर निकली होती है कमर के ऊपर। इसका हम क्या कर सकते हैं? डॉक्टर साहब से मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, आई गेस दे आर टॉकिंग अबाउट नेक हम्प। बिल्कुल, नेक हम्प के साथ ये बात कर रही हैं हमारे C5 वर्टिब्रा की। हमारा C5 वर्टिब्रा होता है और इसकी मेजर रीज़न यही है कि फॉरवर्ड हेड पोस्चर आपकी पोजीशन है, आप सर को नीचे झुका के ज़्यादा देर काम कर रहे हैं। अगर हम बच्चों में देखें तो न्यूट्रिशन का प्रॉपर ना होना भी इसकी बहुत बड़ी रीज़न है। बच्चों में दूध का इस्तेमाल नहीं है, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं है, जंक फूड का यूज़ ज़्यादा है, जिस वजह से प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स नहीं आपकी बॉडी को मिल पाते, और ये मसले जो है ये बढ़ते जाते हैं।
और इसके अंदर डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं। अगर आपको किसी भी किस्म के सिम्टम्स नहीं उसके साथ आ रहे, सिम्टम जिस तरह से आपके हाथ सुन नहीं हो रहे, उंगलियों में जिस तरह हाथ की उंगलियां इसमें इस तरह नहीं महसूस हो रहा है जिस तरह कीड़ियाँ चल रही हैं, और नमनेस है, टिंगलिंग सेंसेशन है, या आपकी नेक अपर बैक जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ है, बिल्कुल हार्ड फील कर रहे हैं आप, अगर इस तरह के सिम्टम नहीं है तो आपको सबसे पहले सिर्फ हम अगर फील होता है तो आपको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। ठीक है, वो कौन सी एक्सरसाइज? उसमें सबसे पहली एक्सरसाइज जो है आपको नेक को नीचे ला के स्ट्रेच देना है। जब आप नीचे लेके आएंगे, अगर आपको स्ट्रेच नहीं आ रहा तो आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से करें, नेक के पीछे रखें और नीचे को स्ट्रेच दें। आप फील करेंगे आपके जो अपर ट्रैप मसल्स हैं, अपर बैक के मसल्स हैं, उन पे स्ट्रेच आएगा। सेकंड मूवमेंट क्या है, इसमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, या पीछे की तरफ को वर्टिब्रा निकला हुआ महसूस हो रहा है, या गर्दन बहुत ज़्यादा आगे को है, फॉरवर्ड हेड है। फिर आपने क्या करना है, नीचे को करके इस तरह करना है और पीछे को करके ये मूवमेंट करनी है। ठीक है, और कितनी देर? 10 सेकंड तक होल्ड करें। 3 सेट कर लें, 10 सेकंड होल्डिंग। थर्ड मूवमेंट आपने क्या करनी है, आपने अपनी नेक को साइड पे ले जाके इस तरह से स्ट्रेच करना है, अपने हाथ से आपने उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है, दूसरी तरफ भी इस तरह प्रेशर अप्लाई करना है। जब आप करेंगे आप देखेंगे आपके ये जो मसल हैं ये आपको स्टिफ फील होंगे और स्ट्रेच के बाद काफ़ी रिलैक्स ये फील होंगे। और इसी के साथ साथ जो एक बड़ी रीज़न है, ये बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, एक जो बड़ी रीज़न है इस जो आपके एक पोस्टरल पोजीशन बन जाती है वो स्ट्रेस भी है फीमेल में। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके जो मसल्स हैं वो स्टिफ होते हैं सर्वाइकल के, जिस वजह से भी आपको फील होता है कि आपके बोनी मार्क्स बड़े प्रोमिनेंट हैं। ठीक है, एक और कॉलर है, उनका भी सवाल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम नसीम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ना वो लेजर करवाया था कमर पे पीछे, टांग से चला नहीं जाता था, तो अब वो बिल्कुल ही बेड पे हैं। अच्छा, किन की बात कर रही हैं आप? जी, किन की? ठीक है, हस्बैंड की बात कर रही हैं। तो कमर से बैठा नहीं जाता, जब बैठते तो इतनी पेन होती है कि बैठ ही नहीं सकते, तो टांगों से चला नहीं जाता। शुगर हाई हो गई थी तो उसकी वजह से ना ऐसा प्रॉब्लम हो गया हुआ। ठीक है, जिस तरह से इन्होंने बताया कि कमर का मसला है, अब इसके अंदर देखना पड़ेगा कि किस किस्म की पैथोलॉजी है। इसके अंदर अगर पेशेंट का एज फैक्टर है, जिस तरह से बता रही हैं इनके हस्बैंड हैं, तो अराउंड 60 प्लस इनकी एज होगी। जिस तरह से हमें कॉलर की आवाज़ से पता चल रहा है कि ये फीमेल काफ़ी एजड है, तो अराउंड 50-60 की एज है या 40 की एज भी है, तो इसके अंदर कोई भी एक्सरसाइज नहीं आपने करनी। क्यों? क्योंकि आपने पहले अपने इशू को आइडेंटिफाई करवाना है। अगर पेन की सीवियरिटी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि आपकी शैटिक नर्व कंप्रेशन हो रही है। शैटिक नर्व कंप्रेशन की मल्टीपल रीजंस हैं, शैटिक का डायग्नोज नहीं है, ये सिम्टम है। अब इसको आपने रूल आउट करना है, इसका डायग्नोज करवाना है कि ये किस वजह से है। इसमें या तो आपके मोरों के आगे वाली साइड पे नर्व कंप्रेशन है या पीछे वाली साइड पे। अब ये आपको इन्वेस्टिगेशन MRI किसी भी कंसल्टेंट के पास विजिट करने के बाद पता चलेगा। अगर हम इसी तरह आपको एक्सरसाइजेज इसमें एडवाइस करें, सिंपल बैक पेन के लिए जो एक्सरसाइजेज है वो क्या है, आपने बैठना है, बैठ के सबसे पहले अपनी बैक को इस तरह से पीछे को लेके जाना है और 10 सेकेंड होल्ड करना है। दोबारा इस तरह करें, जब आप करेंगे आप देखेंगे आपकी बैक पे जो लोअर बैक मसल है उन पे स्ट्रेन आ रहा है। दूसरे नंबर पे आपने एक्सरसाइज क्या करनी है, इसी तरह टांग पे टांग रख के आपने आगे की तरफ मूव करना है, ऐसे करना है, होल्ड करके रखना है 10 सेकेंड। इसके अंदर भी आप क्या करेंगे, आप नोट करेंगे कि आपके स्ट्रेस आ रहा है। जब आपको स्ट्रेस फील होगा आपकी बैक से आपके हिप रीजन तक, इसका मतलब है कि ये आपकी जो नर्व रूट है उस पर स्ट्रेन आया हुआ है, जिससे आपके सिम्टम सेटल डाउन होते हैं। लेकिन अगर किसी किस्म की मेजर पैथोलॉजी है तो आपको फर्स्टली कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको नहीं पता आपकी नर्व कंप्रेशन कहाँ है। स्वेयर पेन के केस में खुद कभी भी आपने एक्सरसाइज नहीं करनी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कौन से ऐसे अर्ली सिम्टम्स हैं जो कि हम इग्नोर कर देते हैं यूजुअली बैक पेन के, जो कि बाद में जाके वर्स हो जाते हैं? सबसे पहला सिम्टम है पेन का ट्रैवल करना, लोकलाइज ना होना। अच्छा। पेन का कमर से टांग में आना, गर्दन से हाथ में आना, ये अगर पेन ट्रैवल कर रही है इसका मतलब न्यूरोपैथी के सिम्टम है, नर्व की इन्वॉल्वमेंट है। तो फिर आपको एज सून एज डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपकी पेन जो है उसको 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं। तीसरे नंबर पे कोई भी किसी किस्म का कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है, कोई जर्क लगा है, गाड़ी चलाते हुए गाड़ी कहीं हिट हुई है तो आपकी नेक को कोई जर्क आया है,
उसके बाद से आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके बाद आप कहीं स्टेयर्स से गिरे हैं, 5वें नंबर पे जो मेजर सिम्टम हमें देखने को मिलता है जिसके बाद हमें लगता है कि हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, नाइट पेन, और आपको एकदम लगे आपकी नी जो है बिल्कुल लॉक हो गई है और आपकी टांग मूव ही नहीं कर पा रही। आप किसी को कहते हैं मेरी टांग को पकड़ के मूव करें, 1-2 दफ़ा फिर आपकी टांग बिल्कुल ठीक हो जाती है। ठीक है, कॉलर है, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद। वालेकुम अस्सलाम। जी शाहिद, अपना टीवी म्यूट कर लें। मैम मेरा बड़ा भाई है ना, उसे ना उसे चोट लगी है, वो गिरा है तो उसकी बैक बोन को फ्रैक्चर आया है। हमने इलाज करवाया, तकरीबन 8 दिन हो गए हैं, वो सही तरह से चल नहीं पा रहे, तो उसी के लिए। ठीक है, जिस तरह से बता रहे हैं कि फ्रैक्चर आया है, तो फ्रैक्चर के केसेस में आपको फर्स्टली अगर किस टाइप का फ्रैक्चर है देखना होता है, हेयर लाइन है, किस किस्म का फ्रैक्चर है। अब कुछ फ्रैक्चर होते हैं वो बड़े कम्युनेटेड टाइप होते हैं, मतलब कम्प्लेक्स किस्म के फ्रैक्चर होते हैं। जो सर्जन है उसने उसकी सेटलमेंट की है, सारी जिस किस्म की रिडक्शन उसको रिक्वायर्ड थी उसने की है। अब जितना टाइम उसे सर्जन ने कहा है बेड रेस्ट का, उसने वो करना है। अगर जिस तरह वो बता रहे हैं 8 दिन हुए हैं, तो अभी उसे कुछ टाइम बेड रेस्ट रिक्वायर्ड है। अगर तो उसकी ओपन सर्जरी हुई है, अगर की होल सर्जरी हुई है, उसमें कुछ केसेस में आपके सर्जन की एडवाइस के अकॉर्डिंग आप मोबाइल कर सकते हैं अपने आप को, विद द हेल्प ऑफ वॉकर आप चल फिर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सर्जन ने आपको इस तरह की कोई एडवाइस नहीं की और आपका फ्रैक्चर का केस है, तो आप हड्डी को 14 से 15 दिन हील होने के लिए दें, उसके बाद आप इसके ऊपर वेट डालना शुरू करें। ठीक है। तो डॉक्टर साहब कुछ एक्सरसाइजेस भी हमें करके दिखाएं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम सर्वाइकल से स्टार्ट होंगे। सर्वाइकल एक ऐसा सेगमेंट है जो हमारे यहाँ हमारे जो लोग हैं 80 to 90% लोगों में नेक स्पैज़म बड़ा कॉमन है। नेक स्पैज़म के लिए अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने शोल्डर्स को राउंड मूव करना है इस तरह से, ठीक है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज करना है और 10 टाइम्स ही आपने एंटी क्लॉकवाइज करना है। दूसरे नंबर पे अगर आपको हाथ में नमनेस आ रही है नेक पेन के साथ, तो आपने सबसे पहले एक्सरसाइज क्या करनी है, आपने अपने हाथ को इस तरह करके ऐसे नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है। जब आप स्ट्रेच करेंगे आपको इस सारी जगह पे अपने स्ट्रेस फील होगा। इसको बढ़ाने के लिए आप अपनी नेक को भी इस तरह से साथ मूव कर सकते हैं, ये पोजीशन। इसको जब आप करेंगे 3 टाइम्स तो आपको बेहतर फील होगा कि आपके हाथ में जो नमनेस के सिम्टम है वो बेहतर हो रहे हैं। इसी तरह दूसरे हाथ को भी करके आपने अपनी नेक को अपोजिट साइड पे मूव करके मूव करना है। इसी के साथ थर्ड एक्सरसाइज आपने कौन सी करनी है, अपनी बाजू को बिल्कुल सीधा करके और इस तरह से स्ट्रेच देना है, ये पोजीशन आपकी होनी चाहिए। ये इसके बाद एक जब हाथ में आपके नमनेस आ रही है तो एक और एक्सरसाइज बड़ी इजी एक्सरसाइज है जो आप घर पे बैठे कर सकते हैं। अपनी मुट्ठी को बंद करें, खोलें, ज़ोर से बंद करें, खोलें। ये एक एक्सरसाइज आपके लिए बड़ी हेल्पफुल है। इसी के साथ अगर हम अपर बैक की एक लास्ट एक्सरसाइज की तरफ चलें तो वो ये है कि आपने अपने शोल्डर्स को श्रग करना है, श्रग करके होल्ड करके रखना है। जब भी आप श्रग करके होल्ड करके रखेंगे आप देखेंगे आपकी इस जगह पे स्ट्रेस आ रहा है, जिसकी वजह से ब्लड की सर्कुलेशन इंप्रूव होगी और आपके जो मसल स्पैज़म है वो बेहतर होगा। इन सब एक्सरसाइजेस के साथ अगर आपके स्ट्रेस है तो सबसे पहले आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। ये सब एक्सरसाइजेस स्ट्रेस के एंग्जाइटी के पेशेंट में तभी फ़ायदेमंद होंगी जब वो अपने स्ट्रेस को साथ मैनेज करेंगे, अपने आप को काम रखें। इसके अंदर अब हम एक एक्सरसाइज जो है उसको खड़े होकर ज़रा परफॉर्म करते हैं हमारी ऑडियंस के लिए। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, बिल्कुल सीधे खड़े होके अपने दोनों हाथ इस तरह रख के बैक की तरफ आपने लेके जाना है। जब आप लेके जाएंगे आप देखेंगे आपकी लो बैक के अंदर बहुत ज़्यादा रिलीफ आपको फील होगा अगर आपको पेन है बैक की। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, अपने एक टांग को आगे ले जाना है और इस तरह से बिल्कुल आपने झुकना नहीं है। आपने अपना जो हिप जॉइंट है इसको आपने फॉरवर्ड बैकवर्ड लेके जाना है और अपने आप को आपने फॉरवर्ड लेके जाना है इस तरह से। जब आप लेके जाएंगे ये सारी जगह पे आपको स्ट्रेस फील होगा। इसी तरह दूसरी टांग को भी आपने करके ये मूवमेंट परफॉर्म करनी है। और इसी के साथ कुछ केसेस में हमें एक इशू देखने को मिलता है जिसको हम स्पाइन की कंडीशन में थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं, वो है टेल बोन की पेन। जिस तरह हम बैक पेन की बात कर रहे हैं तो बैक पेन का एंड होता है टेल बोन पे जाके। टेल बोन की पेन भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब जिन पेशेंट्स को टेल बोन की पेन है या डॉक्टरों ने उन्हें बताया आपको कॉकिक्स की पेन है,
तो फिर आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने बैठने के लिए हार्ड सरफेस पे बिल्कुल नहीं आपने बैठना, आपने सॉफ्ट सरफेस पे बैठना है। बैक पेन का पेशेंट हार्ड सरफेस पे बैठ सकता है, लेकिन जिससे टेल बोन का इशू है उसने सॉफ्ट सरफेस पे बैठ के जो इन्फ्लामेशन है उसको मैनेज करना है। और दूसरे नंबर पे अगर ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा पेन, जिसका फीमेल्स में ये बहुत कॉमन है, बिल्कुल। तो आपने क्या करना है, आपने डोनट पिलो का इस्तेमाल करना है। डोनट पिलो ऐसा पिलो जो सेंटर से होल हो, बिल्कुल गोल पिलो और सेंटर से कुछ भी ना हो उसमें, उसको रख के आपने उस पर बैठना ताकि आपकी टेल बोन जो है वो कहीं सपोर्ट ना करे और उसको रिलीज़ होने के लिए टाइम मिले। ठीक है। अच्छा, तो जाते जाते हमें कोई लास्ट एक्सरसाइज बता दें जो कि सब कर सकते हैं और वो हमारे जो स्पाइन है उसके लिए बहुत हेल्दी है। सबसे जो मेन एक्सरसाइज स्पाइन के लिए हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं वो ये 2 एक्सरसाइजेज हैं। एक हम अपर बैक के लिए बताएंगे, एक लोअर के लिए। अपर बैक के लिए क्या है, वो अपनी बैक को इस तरह से नेक को होल्ड करें, पीछे उंगलियां रखें और ऊपर की तरफ होल्ड करें, ऐसे बिल्कुल इस तरह से, या अपने दोनों थंब लें, उनको अपने कानों के पीछे रखें और प्रेस करें। जब वो प्रेस करेंगे 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, वो ऑटोमेटिकली देखेंगे कि उनके जो नेक पेन है वो ऑटोमेटिकली कम हो रही है। और दूसरे नंबर पे जो एक्सरसाइज है वो ये है, ऐसे नीचे की तरफ को उन्होंने जोर लगाना है, अपने दोनों हाथों को इस तरह करके और सर से नीचे की तरफ प्रेशर अप्लाई करना है। और अगर हम लोअर बैक की बात करें तो सबसे पहली एक्सरसाइज अपने बैठ के टो टच करनी है उन्होंने। ठीक है। टो टच करने से आपके जो बैक के सारे मसल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और ये 10 सेकंड से स्टार्ट करना है। 10 सेकंड से स्टार्ट करना है। कोशिश करें हर एक्सरसाइज 10 to 12 सेकंड ही रखें। ज़्यादा उसकी रेपिटेशंस आप बढ़ा सकते हैं, होल्डिंग आप 10 to 12 सेकंड ही रखें। ठीक है। अगर आप 10 दफ़ा कर रहे हैं वो 15 दफ़ा कर लें, 20 दफ़ा कर लें, लेकिन टाइम 10 से 12 सेकंड के दरमियान से रखें। ठीक है, तो हम एक्सरसाइजेस पे बात कर रहे थे। फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मोहम्मद हसनैन मुर्तज़ा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पिछले साल रावी में आने वाले सैलाब ने जो तबाही मचाई, इसकी बड़ी वजह दरिया के रास्ते में बनी तजावुजात और बस्तियां थी। इस नुकसान से बचने के लिए 45 किलोमीटर तवील हिफाजती बंद बनाने का फैसला तो हुआ, लेकिन मानसून दोबारा आने को तैयार है और अब भी फ़ेज़ 2 जैसे अहम मकामात पर काम शुरू ही ना हो सका। और दूसरी तरफ ख़तरे की घंटी ये है कि इस बार सुपर एल नीनो की वजह से मई में शदीद बारिशों का इम्कान है, जो पिछले साल से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। सवाल यह है कि क्या हम इस बार भी हाथ पर हाथ धरे किसी बड़ी तबाही का इंतज़ार कर रहे हैं या इंतज़ामिया के पास इस सूरत हाल से निपटने का कोई प्लान मौजूद है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख जैन और एनवायरमेंटलिस्ट डॉक्टर वकार। अस्सलाम वालेकुम शेख जैन, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वकार। वालेकुम सलाम। अच्छा शेख जैन, सबसे पहले तो बताएं कि जैसे अभी मैंने बात की है, जो 45 किलोमीटर्स का बंद बनाना था वो अभी तक क्यों नहीं बनाया जा सका? देखिए, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ये बंद बनाने की ज़रूरत क्यों पेश है। राइट। ये रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको रूडा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने दरिया के साथ 1,08,000 एकड़ के ऊपर एक नया शहर आबाद करने की मनसूबाबंदी की। जब किसी जगह पर नया शहर आबाद किया जाएगा तो अल्टीमेटली ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप उसको दरिया के पानी के सहारे पर छोड़ दें कि जब कभी दरिया में तुगयानी आए तो वो तमाम बस्तियों को बहा कर ले जाए और वहाँ पर डेवलपमेंट वर्क्स करने हैं, अल्टीमेटली कमर्शियल हब बनाना है, इंडस्ट्रियल जोन बनाना है, दीगर जो सिटीज़ हैं वो वहाँ पर बनाए जाने हैं। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ये प्लान किया गया कि दरिया के साथ 46 किलोमीटर तवील ये जो बंद है ये बनाया जाएगा। 3 फेज़ में इसको डिवाइड किया गया। इसमें जो सबसे मुश्किल फ़ेज़ था वो फेज़ है जो अक्सर आपको टीवी पे फुटेजेस नज़र आती हैं कि दरिया में तुगयानी आ गई, जो कि बिल्कुल दरियाए रावी के पुल के साथ है, जो कि मोटरवे के साथ भी अटैच होता है, शरकपुर के साथ भी अटैच होता है, शेखुपुरा की बेल्ट के ऊपर भी है। और असल में यही चैलेंजिंग जो एक हॉट स्पॉट है जहाँ पर गैर कानूनी आबादियाँ बन चुकी हैं। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि इसको क्यों नहीं बनाया जा सका। यहाँ पर इदारों की भी गफलत मौजूद है
और उन लोगों की भी जो वहाँ पर पंजे गाड़े बैठे हुए हैं, जो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं कि हमने इन इलाकों को छोड़ देना है। जब अभी रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मार्च वजूद में नहीं आई थी, फ्रॉम 3 डिकेड्स यहाँ पर इस एरिया में खाना बदोश आबाद होना शुरू हुए। गवर्नमेंट की रिट क्योंकि इतनी कमज़ोर थी कि वो बर वक्त उन खाना बदोशों को वहाँ से उनका इनखला नहीं कर सकी, तो आहिस्ता आहिस्ता ये एक सिविल कंस्ट्रक्शन की तरफ चले गए। और अभी भी दरिया के नीचे जब ये सैलाब आया अगस्त 2025 में, तो उस वक्त एस्टीमेट आया कि सिर्फ दरिया के नीचे 1200 पुख्ता मकान मौजूद हैं और आज के दिन तक मौजूद हैं। और जिस चीज़ के ऊपर आप डिस्कस कर रही हैं, इन्होंने पूरा साल इस चीज़ के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी और आज भी उस 46 किलोमीटर के बंद बांधने के दरमियान में सबसे बड़ी रुकावट वही है, क्योंकि वो आबादियाँ दरिया के बेड के अंदर मौजूद हैं। लास्ट टाइम तो 2,20,000 क्यूसिक पानी का रेला आया। मैं अपनी सहाफ़त और रिपोर्टिंग को देखूं तो अगर 1.25 लाख से 1.5 लाख क्यूसिक पानी भी मौजूद हो तो वो घर डूबे हुए ही होंगे। और ये वही घर थे जिनके अंदर 5 से 6 फीट तक पानी आ चुका था। उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया था कि हम ये तमाम जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है इसको या डिमोलिश कर देंगे या इनको मुतबादल घर लेकिन फराहम कर अभी देंगे। भी गवर्नमेंट नाकाम है, तो विच इंस्टीट्यूशन फेल्ड, रुदा या फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट? देखें, अब इसमें गवर्नमेंट नाकाम क्यों है? यहाँ पर गवर्नमेंट के इदारों की एक बड़ी नेग्लिजेंस है कि वो तमाम तर जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर डाली जा रहे हैं। इस जिम्मेदारी ये एक जिम्मेदारी एक शटल कॉक बन चुकी है। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का मौक़िफ़ ये है कि क्योंकि हम नई जो तामीरात होंगी, हमें ये जब एरिया डिस्ट्रीब्यूट हुआ 2019 में, जब ये अथॉरिटी बनी, तो 2019 के बाद बनने वाली जो तामीरात हैं हम उसके ज़िम्मेदार हैं, उससे पहले के ज़िम्मेदार नहीं हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हर गुज़रते दिन के साथ ऐसे ऐसे इम्तहानात में चली जाती है कि वो इस इशू को भूल जाती है। लाइक ये जब अगस्त 2025 में सैलाब आया तो उसके बाद इस सैलाब को आइंदा साल के लिए रोकने की बजाय उनकी इमदाद की तरफ हम चले गए कि इनको किस तरह पानी सप्लाई किया जाए, खुराक सप्लाई की जाए, वापस इनको इनके घरों में लाया जाए, इस पानी का इनखला किस तरह किया जाए। उसके बाद थीम पार्क वाला वाक़या पेश आ गया कि जी थीम पार्क के अंदर पानी जमा हो गया। ये नवंबर दिसंबर तक उसको निकालते रहे, दिसंबर के बाद स्मोक आ गया, उन्होंने सैलाब को छोड़ा, स्मोक को पकड़ना शुरू हो गया। उसके बाद ये रमज़ानुल मुबारक 2026 में शुरू हो गया, ईरान इराक वॉर शुरू हो गई। तो अल्टीमेटली कोई इदारा जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से अभी भी रावी पुल के नीचे ये 1200 घर मौजूद हैं। और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो जिस तरह आपने अभी बताया कि इस दफ़ा सैलाब के ज़्यादा ख़तरात हैं। मेरे मुंह में खाक, ये फिर यही घर डूबने हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैन, जैसे कि डॉक्टर वकार उन्होंने भी बात किया कि मानसून का खतरा है इस दफ़ा भी, और हर दफ़ा मानसून आती है, हर दफ़ा लोगों के घर डूबते हैं, हर दफ़ा दावे होते हैं लेकिन फिर अमल नहीं होता, लोग भूल जाते हैं, ये जो हुक्मरान है ये भी भूल जाते हैं। अब दोबारा वही खेल चलेगा, अल्लाह करे कि जैसे पिछली दफ़ा तबाही हुई थी इस दफ़ा ना हो। सबसे पहले तो ये जो आजकल टर्म चल रही है, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, अल नाइनो या अल नीनो, इसका बताए जिसमें जो समुद्र का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। एक्चुअली ये टर्म जो है ना, ये हमारी नहीं है, ये पैसिफिक ओशन के लिए टर्म यूज़ होती है। इसमें एक नॉर्मल साइकिल होता है कि आपको एक ले मैन को अगर समझाने के लिए कि जो पैसिफिक ओशन है ना, उसकी एक तरफ ये साउथ एशियन रीजन है और दूसरी तरफ अमेरिका की जो पेरोवियन कोस्ट है, यानी साउथ अमेरिका के जो कंट्रीज़ हैं वो लगते हैं। तब उसमें एक नॉर्मल पैटर्न ये होता है कि जो गर्म कह लें कि रोएँ होती हैं ना समंदर के ऊपर वाली पानी, वो चलती हैं नॉर्मल पैटर्न में अमेरिका की तरफ से, यानी पेरोवियन कोस्ट से वो चलती हैं हमारे साउथ एशिया की तरफ। ये नॉर्मल पैटर्न है, इसको वॉकर साइकिल कहते हैं। अब इसको हम दूसरी टर्म में ला नीनो भी कहते हैं कि नॉर्मली वो गर्म जो रोएँ हैं वो हमारी तरफ आती हैं और पीछे जो है ना, जब समंदर में आप ऊपर वाला पानी इस तरफ आएगा तो नीचे ठंडा पानी ऊपर आता है, तो वो दूसरी तरफ जो है ना वो ठंडा पानी आ जाता है और ये जो गर्म रोए आती हैं ये फिर गर्म हवाएं लेकर आती हैं। अब इन गर्म हवाओं से साउथ एशिया की तरफ जो है ना वो बारिशें ज़्यादा होती हैं और जो पीछे वाले पेरोवियन कोस्ट, चिली, अमेरिका के जो साउथ अमेरिका के जो गोटेमाला वाले सिटीज़ हैं वहाँ पर बारिशें जो है ना वो कम होती हैं, वहाँ पर ड्राउट कंडीशन हो जाती है, इस तरफ जो है वो फ्लडिंग कंडीशन हो जाती है। ये जो प्रोसेस है इसको हम ला नीनो कहते हैं। अगर ये बिल्कुल उल्टा हो जाए,
उसमें क्या होता है कि एक समंदर के पैसिफिक समंदर के दरमियान में एक जो है ना वो कह लें कि बैरियर बन जाता है, एक लेमैन को समझाने के, तो वो बैरियर से वो गर्म रोएं फिर वापस उसी तरफ पलट जाती हैं, उसको हम एल नीनो कहते हैं। अब ये जो एल नीनो है वो तकरीबन 2 साल 3 साल बाद दोबारा जो है ना वो रिपीट, 4 साल बाद बाज़-औक़ात भी लग जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये जो रेपिटिशन का चांस है वो अभी से शुरू हो गया, यानी ये मई और जून में ये एल नीनो डेवलपमेंट की तरफ चला जाता है, चला जाएगा। मतलब एक्सपेक्टेशन यही है कि मई के एंड पे ये बारिशें होंगी एक्सपेक्टेशन, और जून के एंड तक ये एल नीनो फुली डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इसको डेवलप होने के लिए भी 8-9 महीने लगते हैं और इसको ख़त्म होने के लिए भी कम से कम 1 साल जो लगता है। इसमें जब एल नीनो की तरफ जाते हैं ना तो एल नीनो में बारिशें जो होती हैं वो थोड़ा सा अर्ली आ जाती हैं और अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो है ना वो होते हैं कि जैसे क्लाउड बस्ट हो गया या कोई शदीद हीट वेव आ जाएगी, जो अभी फेस भी किया आपने देखा ना कि अभी पिछले 3 महीनों में वो गर्मी का जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, कभी वो बहुत सर्दी हो जाती थी, कभी वो बहुत गर्मी हो जाती थी, तो इस तरह का जब इवेंट न्यूट्रल फेज में जब चल रहे होते हैं ना, एल नीनो डेवलप हो रहा होता तो उसमें क्या होता है कि हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि किस तरह का होगा। तो उसमें यही होता है कि एक्सट्रीम इवेंट फिर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि या तो बहुत शदीद किस्म के क्लाउड बस्ट आप एक्सपेक्ट करेंगे कि फ्लडिंग कंडीशन हो सकती है, या शदीद किस्म की हीट वेव भी हो सकती है। कि अगर नॉर्मल पैटर्न है हमारा कि हम मॉनसून जो सीज़न है वो एक्चुअली 15 जुलाई से शुरू होता है, 15 जुलाई से 15 सितंबर 15 अक्टूबर तक, और 15 अक्टूबर के बाद वो पोस्ट मॉनसून सीज़न होता है, और बिफोर 15 जुलाई जो होता है वो प्री मॉनसून सीज़न होता है। लेकिन ये जो एल नीनो डेवलप होती है हमारा ना एक अलग से पैटर्न है, उसको हम कहते हैं इंडियन ओशन डाइपोल। वो हमारे अरेबियन पेनिनसुला जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो ये जो समुद्री हवाएं हैं वो हमारे 2 तरफ से आती हैं, एक बे ऑफ बंगाल से आती हैं, इंडिया की वो जो सरहद है वेस्टर्न घाट है उसके साथ साथ चलती हैं, और बे ऑफ बंगाल से एंटर होती हैं इंडिया में एक जगह चिरापूंजी, और वो पूरा इंडिया क्रॉस करके फिर लाहौर की तरफ आती हैं। और दूसरी जो हमारी ये जो ब्रांच है वो अरेबियन सी ब्रांच है, वो हमारे सिंध के और जो बलूचिस्तान के इलाके हैं उनको जो है ना वो इफ़ेक्ट करती है। तो ये 2 कह लें कि हवाओं के एक सिस्टम है जो हमारे पाकिस्तान में बारिशों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जब ये एल नीनो या ला नीनो फिनोमेना होता है, ला नीनो तो हमें बहुत फेवरेबल होता है। दुनिया में ना हर जगह पे कानून मौजूद है कि दरिया ने अपना रास्ता लेना है, वो उसका एक नेचुरल पाथ है, उसने गुजरना है। हमेशा से ये होता है कि दरियाओं के ना जो रिवराइन एरियाज़ होते हैं उसके साथ थोड़ी थोड़ी मतलब आधा किलोमीटर की पट्टी या 1 किलोमीटर की पट्टी, वो हमेशा से पूरी दुनिया में बैन होती है कि वहाँ आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मसला ये है कि आपने देखा होगा सवात में भी सैलाब आया, वहाँ भी पिछले साल बड़ी तबाही हुई थी। तो अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता दरिया की जो रास्ता होता है ना उसको नापना शुरू कर देते हैं। हमारी कंस्ट्रक्शन जो होती है दरिया के बेड की तरफ, दरिया का जो मेन स्ट्रीम चैनल होती है ना उसकी तरफ चलती है। अब रावी में अनफॉर्चुनेटली बड़े सालों से हमने पानी नहीं देखा, सेंतास मुआहदे के तहत इंडिया पानी यूज़ करा, हम दूसरे दरियाओं का पानी इसमें डाला हुआ है रावी में, तो ये जस्सर के मुकाम से पाकिस्तान में दाखिल होता है। तो नॉर्मली इतना नहीं था। जो अभी पिछले साल भी जो सैलाब आया आपने देखा सियालकोट की तरफ से, वो तकरीबन पाकिस्तान बनने से पहले का जो एक 1929 में सैलाब था ना, इस तरह की नौइयत का वो आज 100 साल बाद आया। तो अभी भी इस तरह के जो सैलाब होते हैं वो एक्सपेक्टेड नहीं होते कि आप हर साल आएंगे, 10 साल बाद आएंगे, 50 साल बाद आएंगे, तो आप उसकी कोई फ्रीक्वेंसी जो है ना वो उसी वक्त प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। उसका बेहतरीन हल ग्लोबली जो है वो कानून है कि आप दरिया की साइड पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अब अनफॉर्चुनेटली आप हमारा लाहौर देखें, रावी में अब पानी नहीं था, शादरा वालों ने तो आहिस्ता आहिस्ता दरिया का जो मेन मिडल ऑफ है ना, आप देखें वहाँ भी घर बने हुए हैं, वहाँ भी उन्होंने वो ज़मीनें काश्त की हुई हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब पानी आएगा उसने तो अपना रास्ता लेना है, उसका एक नेचुरल पाथ है, तो ये गलती हमारी है। डॉक्टर साहब अगर आप माइंड ना करें तो मैं कोई माहौलियात का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, एडवांस से उसके लिए माजरत। बात ये है कि ये जो फिनोमेना है ना कि दरिया ने अपना रास्ता खुद बनाना होता है, ये 100 साल पहले का फिनोमेना था। बहुत माजरत के साथ सर बात तो कंप्लीट होने देना प्लीज जी। बात ये है कि अब ये फिनोमेना चेंज हो चुका है, अब दुनिया ने इस कदर तरक्की कर ली है कि लोग डिसाइड करते हैं कि दरिया का रास्ता कौन सा होगा। आप जिन ममालिक में क्या पूरी दुनिया में लोगों ने दरिया के साथ अपनी आबादियाँ नहीं कायम की हुई, आप देखें, आप ये स्कैंडिनेवियन कंट्री से शुरू हो जाएं तो क्या सारा का सारा वो दरिया का एरिया और समंदर का एरिया उसके साथ आबादी नहीं है। लंदन में आज भी हम तो किसी और फ्लैट्स की किसी एक सियासतदान के साथ नाम अटैच करके तो कहते हैं ना कि वो बड़े महंगे फ्लैट्स मिल रहे हैं, आज भी दरिया के साथ लंदन में सबसे महंगी प्रॉपर्टी है। सो उसकी एक तरीका कार है ना कि आप दरिया के बेड को ही 1 किलोमीटर तक ले जाएं,
ताकि उसके साथ आबादियों को आबाद किया जा सके। दरिया के मे बी साथ उनका कैनाल सिस्टम नहीं भी नहीं स्ट्रांग है मैं as आपको compared to us. मैं इनकी बात को थोड़ा सा ज़्यादा देखिए, आप ये बात कर रहे हैं ना लंदन की। सर आखिरी सिर्फ एक, अगर दरिया को 1 किलोमीटर तक आप चौड़ा कर दें और उसके साथ आप एक सोसाइटी आबाद कर दें, तो आप क्योंकि माहिर माहौलियात तो आपको पता है कि दरिया के साथ सबसे बेहतरीन पानी पीने का मुयस्सर आएगा। जी बिल्कुल, वो ग्राउंड वाटर हम उसको कहते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहली बात तो जो आप लंदन के रिवर थेम की बात की है, वो एक बहुत छोटा रिवर है एज़ कम्पेयर टू रावी, ठीक है। और उसकी कंस्ट्रक्शन को आप देखें, उन्होंने 300 साल लगाए हैं। आज वो लंदन में यहाँ पर बैठे हैं तो वो लंदन ब्रिज रेजोनेंस का, इवन फिज़िक्स के बहुत सारे असूल हैं, जैसे रेजोनेंस का वो पहली दफ़ा लंदन ब्रिज के ऊपर ऑब्जर्व हुआ है, तो वो कई दफ़ा टूटा, कई दफ़ा बना, तो वो भी एक दिन में एकदम से आपको वो जो कह लें कि एक अजूबा खड़ा हो गया, वो एक दिन में नहीं होता सर, उसमें 300 साल का उनका जो टाइम लगा है। अगर हम एक साल में उसको उसके साथ कंपेयर करें तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। और दूसरी बात, दरियाए रावी जो है ना, वो उस रिवर से बहुत कई गुना बड़ा है। उसमें मैक्सिमम आप 50,000 क्यूसिक, 1 लाख क्यूसिक की बात कर रहे हैं। रावी में तो 7-7 लाख क्यूसिक भी ऑब्जर्व किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिवर है, इसका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है, उसका बहुत छोटा है। उधर भी यही है। अगर मैंने आपको बताया ना कि आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन की है दरिया में, लेकिन जो दरिया का मेन चैनल है उन्होंने छोड़ के किया, और उसके लिए फिर उन्होंने बाकायदा कॉन्क्रीटिंग की है, कॉन्क्रीट वॉल्स हैं, और जो फ्लड प्रोटेक्शन वॉल्स हैं, जितना वो फ्लड प्रोटेक्शन जो मैकेनिज्म है, वो सारा का सारा उन्होंने करके एक हैवी किस्म की इन्वेस्टमेंट जो है वो करके फिर बने हैं। और लेकिन उसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि 200-300 साल लगे हैं कि लंदन ब्रिज, अगर आप उसकी तारीख उठाएं कि वो कितने 100 साल से ज़्यादा पुराना है, तो एक दिन में हम उसको उस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते। मैं आपकी किसी जगह पे टाइम कंस्ट्रेंट्स की नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि नॉर्मली कौन सा 2 दिन में बन जाना ब्रदर, ये भी तो 100 साल रिक्वायर्ड है ना। हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, हमें अपने हालात को पहले देखना है और फिर उसके साथ चलना है। हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि हम दरियाओं की जो नेचुरल है, इकोसिस्टम भी है, हमने उसको भी मेंटेन करना है, उसमें जो आबी हयात है उनका भी हमने सोचना, हमने सिर्फ इंसानों का नहीं सोचना। ऑलराइट, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के हवाले से हम बात कर रहे थे, कोशिश तो की है कि गवर्नमेंट तक हम जो ये मसाइल है वो एक बार फिर से पहुंचाएं, ताकि हुकूमत इस दफ़ा बर वक्त इकदाम करे। और एज एन इंडिविजुअल आप सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप कोई प्लॉट लेते हैं, जब कोई घर खरीदते हैं, तो अपने तौर पर भी आप एक दफ़ा उसको वेरीफाई ज़रूर कर लिया करें। जस्ट बिकॉज आपको कहीं पर सस्ता प्लॉट मिल रहा है डजंट मीन आपने वो लेना है और फिर बाद में हुकूमत को ब्लेम करना है। हमारे साथ मौजूद थे शेख जैन और डॉक्टर वकार, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। भी आ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। और आज के दौर में यंग जनरेशन के दरमियान रिलेशनशिप्स बनाना बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन और जदीद तर्ज़ ज़िंदगी ने लोगों को मज़ीद करीब कर दिया है, मगर जितना आसान ताल्लुकात बनाना हो चुका है, इतना ही ज़्यादा लोग ताल्लुकात में धोखा या फ़रेब का शिकार भी हो रहे हैं। जबकि सच्चाई, समझदारी और जज्बाती तवाज़ुन के साथ अगर ताल्लुकात बनाए जाएँ तो ना सिर्फ धोखा खाने से बचा जा सकता है, बल्कि एक खूबसूरत, बामकसद और देर पा रिश्ता भी कायम किया जा सकता है। लेकिन आज के दौर में अक्सर लड़के और लड़कियां दिल से रिश्ता निभाते हैं, मगर बदले में उन्हें टूटा हुआ दिल, एतमाद की कमी और शदीद जहनी दबाव का सामना करना पड़ता है, जो कि उनकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ उनकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि लोग मोहब्बत में धोखा क्यों खाते हैं और लोग मोहब्बत का कह के धोखा देते क्यों हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर हिना, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच के सच्ची मोहब्बत, इसका बहुत ज़्यादा दावा किया जाता है, हालांकि लोगों को इसका मीनिंग भी नहीं पता और ऐसे लोग भी इस चीज़ का दावा कर रहे होते हैं जो ख़ुद को भी पसंद नहीं करते, जिनको खुद से भी मसले हैं। तो अगर कोई इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता, खुद से प्यार नहीं करता, उसको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो किसी से सच्ची मोहब्बत का दावा नहीं कर सकता। तो एक तो बताएं कि सच्ची मोहब्बत, इसको ज़रा ईज़ीली एक्सप्लेन करें कि ये क्या होता है। बेसिकली लोगों की सबसे पहले हम मिसकंसेप्शन की बात करते हैं। लोगों को ये लगता है कि सच्ची मोहब्बत का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके जो जज्बात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ये रॉन्ग कंसेप्ट है। एग्जैक्टली, बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली चीज़ सच्ची मोहब्बत में ये आती है कि मुस्तकिल मिजाजी हो,
यानी आप अगर किसी को पसंद कर रहे हैं, मुस्तकिल मिजाजी के साथ पसंद करें, वो जो शिद्दत वाली कैफियत है वो बिल्कुल ही स्टार्ट में नहीं आती है। और सच्ची स्टार्ट मोहब्बत में अगर कोई आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ट्रस्ट मी दैट इज नॉट लव, रन अवे। Exactly, जितनी बिल्कुल। जल्दी भाग सकते हो भागो भाई, बिल्कुल दैट इज ऐसा ही नॉट है। लव। वो जितनी जल्दी स्टार्ट हुआ उतनी जल्दी वो खत्म हो जाएगा, आपको पता भी ऐसा नहीं ही है, चलेगा। मोहब्बत जो है वो बिल्कुल शिद्दत से स्टार्ट नहीं होती है। अगर शिद्दत से कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है और आपको मोहब्बत लग रही है तो फिर वो एक साइन है कि आपके जो इमोशंस हैं वो इम्बैलेंस हो रहे हैं, वो मोहब्बत नहीं है। आपको कोई दूसरी- डैडी इश्यूज या कोई या ट्रॉमाज है जिसकी वजह से parenting के आपको मसले हैं अजीब आपके। चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं। आपके चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं जिसकी वजह से आपकी जो आइडेंटिटी है वो सही तरह से फॉर्म ही नहीं अच्छा, हो सकी लड़कियां है। जो इस तरह के लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं ना, मतलब सम हाउ दे नो दैट दे आर नॉट गुड फॉर अस, लेकिन फिर भी वो अट्रैक्ट होती हैं और फिर अटैच बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और फिर वो जो नेगेटिव अटैचमेंट है ना उसको वो प्यार का नाम दे देती हैं। तो ये एब्सेंट फादर की वजह से भी होता है कि अगर उनके बाप ने बचपन में, या मतलब उनके बाप ने जो उनकी शादी से पहले वाली जिंदगियाँ हैं, अगर रिलेशनशिप में भी हैं, तो अगर उनका बाप उनको तवज्जो ना दे, इग्नोर करे, तो उसकी वजह से वो ऐसे बंदों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, बिल्कुल राइट? बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैं मज़ीद थोड़ा सा एडिशन करती हूँ कि अगर लड़के भी हैं ना और उनके भी सेम पैटर्न्स हैं तो वो भी इसी वजह से आ रहा होता है कि चाइल्डहुड में उन्होंने कहीं ना कहीं कोई मसले देखे होते हैं अपनी मदर साइड की तरफ से। अब अगर हम मोहब्बत की डेफिनेशन की तरफ वापस आ जाएं, मैंने एक फैक्टर उस टाइम पे बता दिया था कि मुस्तकिल मिजाजी होती है। दूसरी इसमें चीज़ ये आती है कि मोहब्बत जब आपको होती है ना और सच्ची मोहब्बत होती है, उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है कि आप दूसरे का फ़ायदा देख रहे होते हैं। आप बिल्कुल ये नहीं सोच रहे होते कि मुझे सामने वाली चीज़ या सामने वाला पर्सन जो है वो हासिल हो जाए किसी भी कीमत पे बस चाहिए। Exactly. हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, लड़कों के पास रहने के लिए अपना कमरा नहीं है, स्टोर रूम में रह रहे हैं वो, और घर में लड़ रहे हैं कि बस हमारी शादी करवा दें उस लड़की के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके अंदर एक मैच्योरिटी आती है कि आप सामने वाले पर्सन को वो चीज़ दे सकते हैं जो वो डिज़र्व करता है या नहीं दे सकते। अगर नहीं दे सकते तो सच्ची मोहब्बत में फिर सब्र आ रहा होता है। Exactly. क्योंकि सच्ची मोहब्बत जो है वो जिम्मेदारी कबूल करती है, और उसमें आप अगले के लिए बेस्ट चाहते हो और अपने लिए भी, आप खुद पे भी काम करते हो कि आप हर रोज़ बेहतर हो। बिल्कुल ऐसे ही है। छोटी सी एक एग्जांपल दूंगी, मे बी लोग उस चीज़ से रिलेट कर सकें। अगर आपने घर में कोई पेट रखा हुआ है ना और आप कहते हैं मुझे बहुत प्यारी है ये कैट, अगर आप उस कैट की जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं, आप उसको खाना नहीं डालते हैं, आप उसकी टेक केयर नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है बस आपको डेकोरेशन पीस के तौर पे वो चीज़ प्यारी है। आपको एग्जैक्टली उससे प्यार नहीं है। जब आपको एग्जैक्टली उससे प्यार होता है ना, फिर आप उसके खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। फिर आप ध्यान रखते हैं कि कहीं उसे सर्दी तो नहीं लग रही है, उसके लाइक्स डिसलाइक्स का। एग्जैक्टली। अच्छा, लाइक और डिसलाइक में भी थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कोई किसी की पसंद नापसंद का ध्यान रख रहा है तो अक्सर ऐसा भी होता है कि स्टार्टिंग में लोगों को इम्प्रेस करने के लिए उनकी पसंद नापसंद वो का एक ध्यान मास्क रखा होता जा है, वो रहा कहते होता हैं है। 3 महीने का ट्रायल पीरियड होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाए तो असलियत सामने आ जाती है। समटाइम्स 3 महीने से कम होते हैं, समटाइम्स 3 महीने से ज़्यादा का टाइम पीरियड होता है। तो हमें देखना होता है कि मुस्तकिल मिजाजी है और सामने वाला आपकी वैल्यू किस तरह से कर रहा है। तो ये चीज़ें हमें मोहब्बत में देख के फिर डिसाइड करना होता है कि एक्चुअली में ये सच्ची मोहब्बत थी या सिर्फ आपके इमोशंस जो हैं वो इम्बैलेंस हुए हुए थे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आपके पास बहुत से केसेस भी आते होंगे और आप ऐसे लोगों को गाइड भी करती होंगी, काउंसलिंग भी करती होंगी, तो आपको लगता है कि जो करंट टाइम पीरियड चल रहा है इसमें सिर्फ एक टेम्परेरी अट्रैक्शन होती है लोगों को एंड दे कॉल इट लव, और उसके बाद कोई एक बंदा बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है और दूसरा बंदा आहिस्ता आहिस्ता पीछे होने लग जाता है? इसमें ना स्टार्ट यहाँ से होते हैं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आ गई हुई है। फॉर एग्जांपल किसी से बातचीत करना स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि हमें स्क्रॉलिंग की आदत पड़ी हुई है, हमें बस एकदम से कोई चीज़ डोपामिन हिट करता है ना, हमें वो चीज़ पसंद आती है। हम किसी के साथ बैठ के 2 घंटे बात करके एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करते कि सामने वाला इंसान किस तरह का है। अगर हम उससे बात करते हैं 2 मिनट में बात करके हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है ना, हम कहते हैं येस इसके साथ हमारी वाइब्स मैच हो गई हैं। हाँ, बिल्कुल। जबकि मोहब्बत का तो ये मयार ही नहीं होता। और किसी के साथ रिश्ता बनाने का भी ये मयार नहीं होता कि 2 मिनट में आपने बात की और आपको अच्छा लगा उससे बात करके, तो आपने कहा बस अब यही इंसान है और यही मुझे पसंद है और इसी के साथ मुझे मोहब्बत हो गई, या आगे भी मैं अपनी ज़िंदगी इसी के साथ गुजारूंगा। लोगों का यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है, वाइब मैच करना एक वर्ड जो है वो बड़ा यहाँ पे कॉमन हुआ है। और वाइब कैसे मैच हो रही है? मैच भी हो जाती है एग्जैक्टली, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से ना। अगर किसी से बात की है, फॉर एग्जांपल सामने वाला पर्सन जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी हैं,
उसने बड़ी अच्छी तरह से आपको आगे से जवाब दे दिया है, तो 2 मिनट में आपको मोहब्बत हो गई उस इंसान के साथ। बेसिकली आपका वो डोपामिन जो है वो हिट हुआ है और वहाँ पे आपको अच्छा लगा है। अब आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पे अच्छा क्यों लग रहा है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से वहाँ पे मोहब्बत का किरदार नहीं आता। मोहब्बत तब होती है जब हम बैठ के किसी के साथ बातचीत करते हैं, हम उसे जानते हैं, हमें उसकी चीज़ें अच्छी लगना शुरू होती हैं, वहाँ से मोहब्बत का आगाज़ होता है। और ये बड़ा स्लो प्रोसेस होता है। एग्जैक्टली तो यंग जनरेशन का मसला यहाँ से आ रहा होता है कि इंस्टेंटली रिलेशनशिप बना रहे होते हैं। फिर जहाँ पे बातचीत स्टार्ट होती है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी इंसान को कोई अच्छा लगना, एग्जैक्टली हकीकत में अच्छा लगना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो इंसान अटैच हो जाता है। दूसरे को ये होता है कि समटाइम्स बोरियत होना शुरू हो जाती है, या दूसरे को ये लगता है जिन लोगों का बहुत जल्दी किसी से दिल भर जाता है, और अगर कोई इंसान है उसको बहुत जल्दी किसी इंसान से उकताहट होना शुरू हो जाती है। इट्स नॉट ओनली अबाउट पार्टनर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, और वो नहीं ज़्यादा देर कोई सर पे सवार हो वो उस चीज़ से इरिटेट होता है और इस वजह से वो इंसान लोगों से कम मिलता है। तो ये किस वजह से होता है? सबसे पहली इसकी वजह होती है आपकी खुद की ज़ात की कमी। जब आपको पता नहीं है ना कि आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या, तो कोई भी चीज़ आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती है ना, आप उसके साथ अटैच होते हो, आप थोड़ा सा वक्त गुजारते हो, उसके बाद आप खुद ही से रियलाइज़ करते हो कि मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही नहीं। तो जब आपकी खुद की ज़ात कमज़ोर होती है ना, आपको पता ही नहीं होता कि आपको किस तरह के लोग पसंद हैं, आपको किस तरह के कपड़े पहनने वाले लोग पसंद हैं, आपको किस तरह की बातें करने वाले लोग पसंद हैं। आप रैंडमली किसी के साथ बैठे हो, आपको अच्छा लगा है और आपने कोई रिलेशनशिप बिल्ड कर दिया है, थोड़े टाइम के बाद आपको लग रहा है नहीं नहीं ये रिलेशनशिप तो मेरे लिए ठीक नहीं है। तो जब आपकी खुद की प्रायोरिटी सेट नहीं है, या आपको खुद ही नहीं पता, आप सेल्फ अवेयर नहीं हो, आम लफ्ज़ों में अगर ये कहें कि आपको अपनी ज़ात के बारे में नहीं पता कि आपको चाहिए क्या, तो तब तक आप एक अच्छा रिलेशनशिप कभी नहीं बना सकते हो। तो डॉक्टर है ना, इसका हम दूसरा एंगल भी तो ले सकते हैं ना कि हम लोग अटैच नहीं होते, हम बहुत जल्दी इंस्टेंटली डिटैच हो जाते हैं। वो आपके अटैचमेंट इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने बात की ना कि चाइल्डहुड में आपके अटैचमेंट पैटर्न्स बन रहे होते हैं। वहाँ पे आपकी जिस तरह की बॉन्डिंग आपके पेरेंट्स के साथ होती है, उसके बाद आपके फ्रेंड सर्कल के साथ जिस तरह की बॉन्डिंग आप सीखते हैं, इंसान सीखता है सोशल लर्निंग के थ्रू। यानी जो चीज़ें वो अपने सर्कल में होता है, वह देख रहा होता है ना, उस तरह से अपनी भी बॉन्डिंग डेवलप कर रहा होता है। यहाँ पे जिन लोगों का सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल होता है ना, यानी वो सामने वाले पर्सन पे ट्रस्ट करते हैं, फिर उसको स्पेस भी देते हैं, उन लोगों के रिलेशनशिप्स कामयाब होते हैं। स्पेस का जो एक वर्ड मैंने यूज़ किया ना, ये बहुत मिस इंटरप्रेट हो रहा है। मेरे पास कल भी एक क्लाइंट आए हुए थे और वो स्पेस को बड़ा मिस इंटरप्रेट कर रहे थे। वो कह ये रहे थे कि मेरी बीवी रात को अगर बाहर चली जाती है, सुबह बाहर चली जाती है, मैं पूछता हूँ कि क्यों जा रही हो, तो वो कहती है कि भाई मेरी पर्सनल लाइफ है, आप मुझसे सवाल ना करें। तो वो मुझसे ये तंज़ कर रहे थे कि आपने मुझे कहा था कि थोड़ी सी स्पेस दे दें, मैं ये वाली स्पेस नहीं दे सकता। और मैं उन्हें ये समझा रही थी कि ये स्पेस है ही नहीं। मतलब हमारे कंट्री के अंदर अगर कोई मर्द भी बाहर जा रहा है तो उसके घर वालों को पता होना चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है और कब तक आएगा, उसी की सेफ्टी के लिए ना। और वो आपको जाने से नहीं रोक रहा, जस्ट पूछ रहा है कि वेयर आर यू गोइंग। एग्जैक्टली। तो औरत के मामले में तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो कहीं पे जा रही है और फिर वो बता के भी नहीं जा रही। ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस का जो मैं लोगों को सिखा रही होती हूँ कि स्पेस दें, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप बिना बताए अपने पार्टनर को कहीं पे भी चले जाएंगे, दूसरा इंसान परेशान होता रहेगा। स्पेस बेसिकली होती ये है कि आप दूसरे इंसान को उसका मी टाइम दें। आपकी बीवी आपके पास आए, कम्युनिकेट करे, बोले कि मुझे 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए कहीं बाहर जाना है, और आप उसे इजाज़त दें जाने के लिए। आप ये ना कहें नहीं तुम नहीं जा सकती हो, नहीं घर के काम रह जाएंगे, नहीं बच्चों को कौन संभालेगा। इसको बोलते हैं स्पेस, यानी दूसरे इंसान को उसकी पर्सनल लाइफ जो है वो एंजॉय करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना। तो जिन लोगों का सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल होता है वो अपने पार्टनर पे ट्रस्ट भी कर रहे होते हैं, उसे स्पेस भी दे रहे होते हैं। जिस तरह आपने कहा ना लोगों के रिश्ते नहीं बन पा रहे होते, उनका समटाइम्स अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल भी होता है। अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल वाले लोग क्या करते हैं, किसी को अटैचमेंट भी होता है, वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। एग्जैक्टली, परेशान हो जाते हैं। उनको डर होता है कि कहीं वो अपने पार्टनर को खो ना दें, और थोड़ी देर रिप्लाई ना करे तो एकदम से और बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली। एग्जैक्टली। और ये अटैचमेंट स्टाइल तब डेवलप होता है जब आपके पेरेंट्स ने आपकी पेरेंटिंग इस तरह से की होती है कि कभी आपको प्यार दिया होता है और कभी आपको बिला वजह डांट दिया होता है और आपको पता नहीं चला होता कि मुझे डांटा क्यों है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स का मूड जो है वो किसी और बात पे ख़राब हुआ होता है और वो आके बच्चों को किसी और बात पे डांट देते हैं। और मेजॉरिटी पेरेंट्स ऐसे करते हैं। एग्जैक्टली। उस टाइम पे बच्चों को क्योंकि समझ नहीं लगती है कि उन्होंने कौन सी ऐसी गलती की थी जिस वजह से उन्हें डांट पड़ी है ना। एग्जैक्टली, जस्ट बिकॉज बाहर किसी वजह से मूड ख़राब है। तो मुझे लगता है अब तो ये हम में भी आदत आ गई है, बच्चों में भी, कि हम जो सबसे बड़ा बच्चा होता है वो उससे छोटे को बोलता है, फिर वो उससे छोटे को बोलता है, वो फिर आखिर में जो सबसे छोटा
छोटा होता है उस बेचारे पे बस होती है और वो वैसे ही ट्रॉमेटाइज हो जाता है। एग्जैक्टली एमएम कॉलेज में हमारी टीचर थी मैडम सफ़िया सुल्ताना, वो एक चीज़ सिखाया करती थी कि बेटा ताकत का एक असूल होता है, हमेशा ऊपर से नीचे आती है। यानी अगर मुझे गुस्सा आएगा ना, मैं अपने सुपीरियर पे कभी गुस्सा नहीं निकालूंगी। Exactly, मैं true. नीचे वाले पे गुस्सा निकालूंगी। और अगर कोई सुपीरियर पे भी निकाल ले तो वो कौन सा स्टाइल वो है? बेवकूफ़ी है, ठीक है। वो सबसे पहली चीज़ बेवकूफ़ी है, और दूसरी उसकी साइकोलॉजिकल रीज़न की बात करें तो आपके इमोशंस जो हैं वो इतने एब्रप्ट हैं कि आपके माइंड ने इस चीज़ का एनालिसिस ही नहीं किया कि जिस इंसान के सामने आप गुस्सा कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या हो सकती है। अच्छे लिसनर्स बनना चाहिए, एक दूसरे की बातें सुने, एक दूसरे के पास बैठे, उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, उनके सॉल्यूशंस पे बात करें। और जो यंग बच्चे हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करें। और एक्सपीरियंसेस ज़रूरी होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पेरेंट्स को ये कहूँगी अपने बच्चों से दोस्ती करें। और अगर उनका फ्रेंडशिप का बॉन्ड होगा, वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे कि वो बाहर जाके जो एक्सटर्नल वैलिडेशन है ना वो उनको चाहिए ही नहीं होगी। तो हम रिलेशनशिप पे बात कर रहे थे और साथ साथ ब्रेकअप्स पे बात कर रहे थे। मेरे साथ डॉक्टर हिना मौजूद थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मोस्ट वेलकम। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।